ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर परम आदर मतलब क्या? एक वैद्य या एक विद्यार्थी के नाते हम परम आदर कैसे दिखा सकते हैं शास्त्र के प्रति? इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन आया है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन हम हमारा आज का अध्ययन पूरा होने के बाद अंत में देखेंगे। तो इस अध्ययन के लिए मैंने जो चूज किया है वो है अष्टांग हृदय संहिता। सबसे बृहत्त्रय में से सबसे प्रसिद्ध, सबको प्यारी, क्योंकि इसकी संस्कृत भाषा ये सबसे आसान समझी जाती है। वात दोष के स्थान, ये हम सबको पता है कि ये स्थान कौन से हैं। इस स्थान का, इस सूत्र का जो संदर्भ है वो है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वां अध्याय दोष भेदीय। किसी भी विषय के पढ़ाई की शुरुआत ये उस विषय के नाम से होती है। ये लॉजिक अध्याय को भी लागू होता है। इस अध्याय का नाम क्या है? दोष भेदीय। इसका अगेन लिटरल मीनिंग क्या है? तो वो है दोषों के, भेदों के बारे में जानकारी देने वाला अध्याय। इतना सरल सादा मीनिंग है, लेकिन हमें इसके परे जाके इसके बिटवीन द लाइंस मीनिंग समझना ये आसानी की बात नहीं है, क्योंकि हमारी पहुंच, हमारी बुद्धि है बहुत सामान्य है। तो इस स्तर पे टीकाएं हमारी मदद करती है। तो इतना सरल सादा मीनिंग देखने के बाद टीकाएं हमें क्या कहती है? तो वो कहते हैं कि दोष भेद अलग अलग तरीके से होते हैं, उनके अलग अलग क्राइटेरिया है। दोषों का अगर क्लासिफिकेशन करना हो तो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, और इन सारे अलग अलग तरीकों का क्लासिफिकेशन इस अध्याय में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, दोषों के संज्ञा भेद से, मतलब नॉमेनक्लेचर। फॉर एग्जाम्पल, वात दोष के प्रकार, ये अगर हम सामने देखें तो ये सिर्फ नाम भेद से हम 5 कर सकते हैं। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, ये 5 नाम जो दिए गए हैं उसके बलबूते पे वात दोष के 5 प्रकार हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। स्थान, लोकेशन भेद, मतलब पक्वाशय में स्थित, अस्थि में स्थित, त्वचा में स्थित, एंड एज इट। कर्म या फंक्शन पे डिपेंडेंट, जैसे कि श्वास, निश्वास, उश्वास करने वाला वात का जो अंश होगा वो, मल परिवर्तन करने वाला वात का जो अंश होगा वो, रस रक्त का जो विक्षेपण करने वाला वात का अंश होगा वो। इस तरीके से भी हम वात के भेद देख सकते हैं। अवस्था या स्टेटस, मतलब एक तो बहुत भी मूलभूत प्राकृत, विकृत, नॉर्मल, एबनॉर्मल, उसके और सटल जो भेद है वो क्या हो सकते हैं? चय, प्रकोप, क्षय, वृद्धि एंड सो ऑन। और आकृति मतलब प्रेजेंटेशन, कि वो खुद को शरीर में किस तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब शूल, ये लक्षण उत्पन्न करने वाला वात अलग प्रकार से प्रकोपित होने वाला है। तोद, स्वाप, स्रंस, ऐसे जो भी एक एक लक्षण वात के हैं वो व्यक्त करने वाला वात ये अलग अलग तरीके से खुद को एक्सप्रेस करने वाला है। मतलब हम दोषों के भेदों को अलग अलग क्राइटेरिया पे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये सारी जानकारी, ये सारी विजन हमें टीका देते हैं, टीका कर देते हैं। तो ये सिर्फ एक नाम है अध्याय का, दोष भेदी है, लेकिन इस अध्याय में हमें इतने सारे अलग अलग क्राइटेरिया के क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये शुरुआत में ही हमें टीकाएं निर्देश करती हैं। तो ये ध्यान में रख के हम जो देखने वाले, जो एक ही दोष में देखने वाले हैं वो क्या है? तो वात दोष के स्थान के आधारित जो भेद है वो, ये सूत्र आप सबको पता है। पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। पहला ही सूत्र है इस 12वें अध्याय का। ये सूत्र सबको पता है। इस सूत्र के नीचे आप जो विवरण देख रहे हैं वो क्या है? तो वो टीकाएं हैं। जो पहला है वो मूल सूत्र कहते हैं, जो एक्चुअली वाग्भट ने लिखा है, अष्टांग हृदय संहिता का वो भाग है। उसके बाद जो पहले आप इस मूलाक्षर से शुरुआत होने के बाद जो भी पूरा पैराग्राफ है वो क्या है?
तो वो स माने सर्वांग सुंदरा टीका। इट इज अ कॉमेंट्री नेमली सर्वांग सुंदरा। किसने लिखी है वो? तो वो अरुण दत्त ने लिखी है। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है, जो कि आप बोल्ड फॉन्ट में देखेंगे, जिसके शुरुआत में आप आ डॉट र डॉट ऐसा लिखा है, वो है आयुर्वेद रसायन टीका, जिसकी रचना हेमाद्रि ने की है। और इस फॉर्मेट में आप ये पूरा अष्टांग हृदय ग्रंथ देख सकते हैं। तो अगेन पहला जो है वो मूल सूत्र है जो वाग्भट ने लिखा है। उसके नीचे जो स डॉट ये सर्वांग सुंदरा टीका है वो अरुण दत्त ने लिखी है। और उसके नीचे जो आ डॉट र डॉट आयुर्वेद रसायन टीका है वो हेमाद्रि ने लिखी है। सो ये इस जो ये आपके सामने इमेज है, इस इमेज का ही अध्ययन आज हम बड़े आसानी से आराम से करने वाले हैं। और अभी आपके आंखों के सामने ये पूरा संस्कृत भाषा का जो विवरण आप देख रहे हैं वो आपको फर्स्ट लुक में थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ा डर पैदा हो सकता है। अगर आपने पहली टीका नहीं पढ़ी हो तो वो डर निकालने की कोशिश आज मैं करने जा रहा हूँ। तो पहले हम सूत्र का लिटरल मीनिंग देखेंगे, सूत्र का मूलभूत अर्थ क्या है। सूत्र का अर्थ तो सूत्र है पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शनेन्द्रियम। ये अलग अलग शब्द पहले लाइन में है। दूसरे लाइन में क्या है? स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। इससे हम क्या समझ पाएंगे? वातस्य सबसे पहली परिभाषा कौन सी देखेंगे? वातस्य मतलब क्या? वातके। जब भी आपको अगर प्रथम वर्ष में ये सबसे जो मूलभूत शब्द हम याद करते हैं देव, देवस्य, वैसे ही वातस्य ये क्या है? इसको संस्कृत में षष्ठी विभक्ति कहते हैं। मतलब किसी का, किसी के, किसी की, इस प्रकार की जो रचना होती है वो हम षष्ठी विभक्ति में अंतर्भूत करते हैं। इसी प्रकार वातस्य ये जो आप शब्द इस सूत्र में देख रहे हैं उसका मतलब क्या है? वातके। उसके आगे स्थानम, स्थान का मतलब पता है, स्थान मतलब कोई जगह, कोई लोकेशन। क्या क्या है वातके स्थान? तो वातस्य स्थानम मतलब वातके स्थान क्या क्या है? तो ये जो सारे पक्वास है ऐसे लेके स्पर्शनेन्द्रिय तक वातके स्थान है। उसके बाद तत्रापि ये दो अलग अलग शब्दों से बनी हुई एक संधि है। संधि मतलब जब दो शब्द साथ में आते हैं उनको संधि कहते हैं। इतना यह भी ध्यान में रखिएगा। तो तत्र अपि इसका मतलब क्या? उनमें भी। अपि इस संज्ञा का मतलब है भी, ऑल्सो। तो वातके स्थान ऐसे ऐसे हैं उनमें भी विशेषतः, विशेष रूप से, मतलब इन इंग्लिश स्पेशली क्या? पक्वाधानम, पक्वाशय। तो उनमें भी विशेष रूप से स्थान कौन सा है? तो पक्वाशय है। मतलब वातके स्थान ये सारे हैं, उन सारे स्थानों में भी विशेष स्थान कौन सा है? तो पक्वाशय है। ये इस सूत्र का सरल लिटरल मीनिंग है। ये मीनिंग समझ के हम यहाँ पे रुक जाते हैं। लेकिन इसके हर एक संज्ञा का जो विवरण है, पक्वाशय, कटि, शक्ति एक्सेट्रा, इसका विवरण हमें सूत्र में नहीं मिलता। तो इसका अगर इन संज्ञाओं के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी लेनी होगी, पक्वाशय विशेष स्थान है, इसका कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन है क्या, ये समझना होगा। तो हमें इनके नीचे जो टीकाएं हैं वो पढ़नी होती है। तो वो हम साथ में इसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हेमाद्रि। तो हेमाद्रि ने कौन सी टीका लिखी थी? हमने देखा था आयुर्वेद रसायन, जो कि शॉर्ट फॉर्म में आ र इस तरीके से आपको बार बार देखने के लिए मिलेगी। उस पर जो भी पंक्तियाँ मैंने अंडरलाइन की है उसके बारे में पहले देखने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार आराम से वो पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, मेरे साथ दोहराने की मन में कोशिश कीजिएगा। तत्रादौ स्थानतो भेद, स्थानम द्विधा सामान्य विशिष्ट च। तत्रादौ सामान्यम, तत्र वायोः स्थानम आह पक्वाशय इति। तो अगर आप संस्कृत के साथ ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो तो
आपको ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, इसीलिए हम इसको बारी बारी देखने की कोशिश करेंगे। तत्र ये शब्द हमने पहले के स्लाइड में भी देखा था कि उन सारे भेदों में, उन तत्र इसका लिटरल मीनिंग ये अलग अलग तरीके से वेरी होता है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि जो भी हमने अध्याय के नाम की चर्चा करने के वक्त अलग अलग भेद देखे थे, नॉमेनक्लेचर, लोकेशन, स्टेटस, फंक्शन, उन सारे भेदों में आदौ मतलब पहले, सबसे पहले कौन सा क्राइटेरिया देखेंगे हम भेद का, तो वो है स्थानतः भेद। मतलब क्या, तो स्थान के अनुसार दोषों के भेद। स्थानम द्विधा, वो किस प्रकार के हैं, दोषों के स्थान दो प्रकार के कह सकते हैं। द्विधा मतलब, द्वि मतलब दो, द्विधा मतलब दो प्रकार के। कौन कौन से, सामान्य और विशेष। सामान्य मतलब जनरल, वात के सामान्य स्थान, जो कि हमने इसी की सूत्र में पक्वाशय इत्यादि में देखे। विशेष मतलब कुछ तो स्पेशल या स्पेसिफिक, वो स्थान कौन से है, तो स्पेसिफिक मतलब प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, इन वात प्रकारों के विशेष स्थान। फॉर एग्जाम्पल अपान का स्थान पता है कि वो विशेषतः अधः शरीर है, व्यान का विशेष स्थान हृदय है, एक्सेट्रा। तो स्थान भी दो प्रकार के देखने के लिए मिलने वाले हैं, सामान्य और विशेष। तो पहले क्या देखने वाले हैं इस सूत्र में, जो भी सूत्र हमने पढ़ा उसमें क्या दिया है, तो उसमें वात के सामान्य स्थान दिए हैं। मतलब इसके आगे जाके इसी अध्याय में आपको विशेष स्थानों के बारे में भी जानकारी मिलने वाली है। ये यहाँ पे आपको हेमाद्रि स्पष्ट करता है। तत्र आदौ सामान्यम मतलब क्या, तो पहले हम सामान्य स्थानों के बारे में जानकारी लेंगे। तत्र वायोः स्थानम आह, इसका मतलब क्या है, अगेन तत्र ये संज्ञा बार बार आ रही है। वायोः स्थानम, वात दोष के स्थान, आह मतलब हम पहले कहेंगे, पक्वाशय इति, पक्वाशय इस सूत्र से। ठीक है, अभी हम इसी सूत्र के जो अलग टीका है अरुण दत्त ने रची हुई, स माने सर्वांग सुंदरा, पक्वाशयादि वातस्य स्थानम, आसान है समझना। ये समझने के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पक्वाशयादि वातस्य स्थानम, वातस्य ये शब्द वापिस आ गया। हमने अभी देखा था कि वातस्य मतलब वात के स्थान, तो पक्वाशय से लेके आगे ये सारे वात के स्थान हैं। उसके आगे की पंक्ति कौन सी है जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, तत्रापि षड्विधे स्थाने विशेषेण पक्वाधानम स्यात्। मतलब तत्रापि षड्विधे स्थाने, यहाँ पे अरुण दत्त ने पक्वाशय, कटि, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि और स्पर्शनेन्द्रिय, इन सारे स्थानों को गिन के वो स्थान 6 इस प्रकार के हैं ऐसा निर्देश किया है। और षड्विधे स्थाने, उन स्थान में, अभी ये जो षड्विधे स्थाने जो अंत में एकार आया है वो किसका निर्देश करता है, तो वो सप्तमी विभक्ति है। हमने अगर प्रथम वर्ष में देव शब्द लर्न किया हो तो उसमें हमें सप्तमी एकवचन में देवे ऐसा याद किया होगा, आपको मेमोराइज किया होगा, याद आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या होता है, अगर कभी इसके बाद अब षड्विधेय स्थान है इस प्रकार की सप्तमी विभक्ति अगर आपके सामने आएगी तो याद रखना कि वो आपको किसी विशिष्ट लोकेशन के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मतलब इन 6 स्थानों में षड्विधेय स्थान है, इसका मतलब इन 6 स्थानों में विशेषेण पक्वाधानम स्यात्। मतलब क्या, विशेषण हमने पहले देखा, स्पेशली पक्वाधान, पक्वाशय ये स्थान है। तो जो हेमाद्रि ने कहा वही अरुण दत्त थोड़ी अलग तरीके से कहने की कोशिश कर रहा है कि इन 6 स्थानों में विशेष रूप से जो मुख्य स्थान है वो कौन सा है, पक्वाशय है। अभी अरुण दत्त ने हमें कौन सी मदद की, तो एक तो गद्य का रूपांतर पद्य में किया। मतलब क्या, हम देखने के लिए जाए तो अष्टांग हृदय ये संहिता पूरी की पूरी पद्यात्मक है। आई एम सॉरी, ये जो गद्य से पद्य है ये उल्टा चाहिए, पद्य से गद्य करने की यहाँ पे उसने पहल की है। पद्य मतलब क्या, तो पद्य मतलब पोएटिक फॉर्मेट, तो ये जो पूरा
अष्टांग हृदय है वो एक विशिष्ट पोएटिक फॉर्मेट में है, उसको हम छंद कहते हैं, अनुष्टुप छंद में है, तो हम उसको गुनगुना सकते हैं किसी पोएटिक फॉर्मेट में। लेकिन उससे क्या होता है, हमें उसको सेंटेंस फॉर्मेट में लाना पड़ता है समझने के लिए, जो आसानी से करना शुरुआत में हमें पॉसिबल नहीं होता। लेकिन टीकाकार वो हमें करके देते हैं। मतलब क्या करते हैं, तो वो पोएटिक फॉर्मेट को सेंटेंस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देते हैं। कैसे, यहाँ पे देखा वैसे कि तत्रापि षड्विधे स्थाने विशेषेण पक्वाधानम स्यात्, विशेषेण पक्वाधानम स्यात्, विशेष रूप से पक्वाशय ये वात का स्थान है। ये जो हमें उसने गद्यात्मक फॉर्मेट में करके दिया, कर्ता कर्म क्रियापद इस सीक्वेंस में करके दिया कन्वर्ट, जिसको हम संस्कृत में अन्वय कहते हैं, यह कंट्रीब्यूशन टीकाओं का, व्याख्याओं का होता है। तो इस तरीके से हमें सूत्र समझाने की कोशिश ये टीकाकार करते हैं। इसके आगे हम पक्वाशय इस शब्द के बारे में क्या क्या दिया है वो देखने की कोशिश करेंगे। तत्रादौ स्थानतो भेदः, यहाँ से लेके इस जो पहली टीका है वो आयुर्वेद रसायन की टीका है। उसमें जो मैंने अंडरलाइन की हुई पंक्ति है वो है पक्वाशयो नाभे अध पक्वान्न स्थानम। अभी पक्वाशय इस संज्ञा से हमें एग्जैक्टली क्या अभिप्रेत है, याद रखो। ये पक्वाशय के बारे में जानकारी लेने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्र की परिभाषाएं समझ के लेना बहुत ज़रूरी है। दुर्भाग्यवशात हम प्रथम वर्ष से ही बहुत जल्दी हर एक परिभाषा को किसी मॉडर्न एनाटॉमिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से हम शरीर को आयुर्वेद के आयुर्वेदीय नज़र से देखने में कम गिरते हैं। तो इसीलिए हमारे शास्त्र की जो संज्ञाएं हैं वो हमारे शास्त्र के परिभाषाओं से, टर्मिनोलॉजी से ही देखना ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस प्रकार से देखें तो ही हम हमारे व्याधियों की संप्राप्ति को समझ पाएंगे, और तो ही हम हमारे शास्त्र के बलबूते पे चिकित्सा कर पाएंगे। तो अभी अगर आपके दिमाग में पक्वाशय मतलब जो भी है वो कुछ मिनट के लिए भूल जाए, और मान लो कि पक्वाशय ये शब्द आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि वो क्या है, शरीर में कहाँ पे है, किस प्रकार की एंटिटी है, और वो समझने की कोशिश करेंगे हम टीकाओं के मदद से। तो उसमें सबसे पहले क्या है, तो आयुर्वेद रसायन मतलब हेमाद्रि टीका ने क्या दिया है, तो पक्वाशय माने क्या, नाभे है अधा पक्वान्न स्थानम, मतलब नाभे है, नाभि के, षष्ठी विभक्ति वापस आ गई। ये नाभि मतलब क्या, तो नाभि ये जो हम मॉडर्न लैंग्वेज में बहुत बार कंपेयर करने की कोशिश करते हैं वो है अम्बिलिकस। मैं पर्पसफुली डेलिबरेटली ये कंपैरिजन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो पहले आपको याद करवाना है, फिर उसको अनलर्न करवाना है, एंड देन वी विल रीलर्न व्हाट वी एक्सपेक्ट टू लर्न हियर। ठीक है, तो नाभे है, नाभि के, नाभि अगर हम देखने के लिए जाए तो उसको हम अम्बिलिकस ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर आप अष्टांग हृदय शारीस्थान 3रा अध्याय पढ़ो तो नाभि को हमारे ग्रंथ में कोष्ठांग कहा है। कोष्ठांग मतलब क्या, तो एक अवयव। अगर आप उसको नाभि को सिर्फ अम्बिलिकस समझो तो अम्बिलिकस इज नॉट अ ऑर्गन एट ऑल। इसीलिए नाभि ये आयुर्वेद के परिभाषा में एक स्वतंत्र अवयव है। कौन सा अवयव है, कैसे अवयव है, ये हमारे जब हम पित्त के स्थान अगले लेक्चर में देखेंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे। अब सिर्फ याद रखना कि जो अम्बिलिकल एरिया है वहाँ पे स्थित एक कोष्ठांग का नाम नाभि है। नाभि को खुद का काम है, नाभि को खुद का एग्जिस्टेंस है, ये हमारे शास्त्र के लिए बहुत ज़रूरी है। उस नाभि के, नाभे क्या है, ये षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति का अर्थ हमने क्या देखा था, काकी के। सो नाभि के, अधा मतलब क्या, नीचे, तो नाभि के नीचे पक्वान्न स्थानम, पक्व हुए अन्न का स्थान। मतलब पक्वाशय की एक परिभाषा हमें क्या देखने के लिए मिली, सो पक्वाशय ये नाभि के नीचे लोकेटेड है। और पक्व मतलब एग्जैक्टली क्या पक्व,
तो पक्व अन्न का वो स्थान है। ये एक इंफॉर्मेशन हमें आयुर्वेद रसायन टीका से मिल गई। अभी हम देखेंगे कि सर्वांग सुंदरा टीका क्या कहती है। मैंने जो अंडरलाइन की हुई है वो पंक्तियां देखेंगे। अन्न पक्वम आधीयते स्थाप्यते अस्मिन इति पक्वाधान पक्वाशय। क्या कहते हैं यहाँ पे अरुण दत्त जी? अन्नम पक्वम, पका हुआ अन्न, आधीयते स्थाप्यते, ये वर्ब है, क्रियापद है। इसका मतलब क्या है? आधीयते मतलब आधार लेता है या स्थापित होता है, मतलब जहां पे पक्व अन्न इट टेक्स शेल्टर और इट रिसाइड्स, उस जगह को अस्मिन, इसमें, जहां पे, इस जगह पे जहां पे पक्व अन्न आधार लेता है, जाके स्थापित होता है, और वी कैन से दैट द लोकेशन वेयर पक्व अन्न टेक्स शेल्टर और रिसाइड्स इज नोन एज पक्वाशय। तो ये सारी चीजें देखने के बाद हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गैदर होती है? तो पक्वाशय ये नाभि के नीचे स्थित ऐसा एक आशय है। अभी पक्व मतलब क्या? कैसा अन्न, ये हमें पता है, उसको याद करने की कोशिश करेंगे कि पक्व मतलब जिस अन्न का पचन पूर्ण हुआ है, मतलब जिस अन्न का सारकिट्ट विभजन संपूर्ण हुआ है। इसका मतलब क्या कि नाभि के नीचे स्थित ऐसा आशय जहां पे पक्व अन्न मतलब जिस अन्न का सारकिट्ट विभजन पूर्ण हुआ है, इस प्रकार का अन्न रहता है। अभी इस पक्वाशय संज्ञा में से आशय, इस विशिष्ट शब्द के बारे में जो हमने देखा था कि जो आधार है, जहाँ पे स्थापना होती है, शेल्टर है, उसके बारे में थोड़ी अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समझ के लेना हमारे शास्त्र के लिए बहुत जरूरी है। तो ये आशय कहाँ से कहाँ तक है? नाभि के नीचे, लेकिन कहाँ तक? ऑब्वियस बात है, गुदभाग तक, क्योंकि वहां पे हमारा कोष्ठ खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या? हमें पक्वाशय का लोकेशन समझ में आ गया। शुरू कहाँ से होता है? नाभि से। खत्म कहाँ पे होता है? गुदा तक। तो नाभि, अगर समझो कि आप नाभि के बिंदु से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, उसके नीचे का पूरा एब्डोमिनल पार्ट ये पक्वाशय कहलाएगा। कहाँ तक? गुदभाग तक। ये यहाँ पे हमें समझना है। अभी आधार मतलब क्या? आधार मतलब ऑर्गन नहीं। आधार मतलब हमने पहले देखा कि जहां पे कोई आके बसता है, शेल्टर, लोकेशन या प्लेस। सो आधार का मतलब ऑर्गन होता हमेशा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आधार का मतलब है प्लेस, लोकेशन। तो पक्वाशय मतलब क्या? ये ऑर्गन है क्या? बिल्कुल नहीं। पक्वाशय ये एक जगह है। यह सिद्धांत तो बहुत जरूरी है कि पक्वाशय ये हमारे हिसाब से कोई ऑर्गन नहीं है, ये हमारे हिसाब से एक जगह है। इसीलिए ये भी जानना जरूरी है कि पक्वाशय, ये इसका मतलब पक्वाशय इक्वल टू आंत्र, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आंत्र ये एक ऑर्गन है, लेकिन पक्वाशय ये ऑर्गन नहीं है। पक्वाशय कहाँ से कहाँ तक है? नाभि से लेकर गुदभाग तक। उस पूरे एरिया में सिर्फ आंत्र ही है क्या? बाकी कोई एंटिटी नहीं है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आंत्र ये क्या है? आंत्र ये एक ऑर्गन है, आयुर्वेदीय ऑर्गन, जिससे हमारे परिभाषा में कोष्ठांग कहा है। कोष्ठ का अंग मतलब पार्ट ऑफ अ प्लेस। कोष्ठ ये मुंह से लेकर गुदभाग तक पूरा एक पिटारा है मानो। उसमें से नाभि के नीचे वाला भाग पक्वाशय कहलाता है, नाभि के ऊपर वाला भाग आमाशय कहलाता है। तो इस पक्वाशय का एक अंग, एक ऑर्गन है आंत्र। मतलब क्या? तो ऑर्गन्स या कोष्ठांग दे लाई इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। मतलब कोष्ठांग या उनके आशय या आधार में रहेंगे। और इसका मतलब पक्वाशय में आंत्र आश्रित होते हैं। पक्वाशय इज नॉट इक्वल टू आंत्र,
क्योंकि पक्वाशय इज अ प्लेस, आंत्र इज एन ऑर्गन, और इसीलिए इन नटशेल पक्वाशय नाम के शेल्टर में आंत्र नाम की एंटिटी ऑर्गन कोष्ठांग आश्रित होता है। मानो पक्वाशय ये एक पिटारा है और उसमें आंत्र नाम की एक चीज रखी हुई है, तो पक्वाशय में अन्य भी चीजें, उस पिटारे में अन्य भी चीजें रख सकते हैं ना आंत्र के साथ, बिल्कुल रख सकते हैं। आपको याद होगा कि वपावहन नाम की भी चीज पक्वाशय में आती है। वहां पे वृक्क, ये जो कोष्ठांग है वो भी पक्वाशय में आएंगे। तो पक्वाशय एक पिटारा है और उसमें आंत्र ये कोष्ठांग है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ पाए तो आपको हमारा आयुर्वेदीय शरीर समझना बहुत आसान हो जाएगा, हमारी संप्राप्तियां समझना बहुत आसान हो जाएगा और चिकित्सा समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। और इसीलिए पक्वाशय ये वात का स्थान है, ये यहाँ पे आप हम सबके मन में दोहराएंगे। सिर्फ आंत्र ये वात का स्थान नहीं है, तो पूरा पक्वाशय ये वात का स्थान है। सो नाभि से लेकर गुदभाग तक जो भी एब्डोमिनल एरिया कंप्लीट है उसको वात का स्थान कहा है। सूत्र में आंत्र कटी शक्ति ऐसा नहीं कहा गया, पक्वाशय कटी शक्ति ऐसा कहा गया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो पक्वाशय ये एक जगह है, एक लोकेशन है जहां पे आंत्र ये आश्रित है, और वात का स्थान सिर्फ आंत्र है ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो वो पूरा का पूरा पक्वाशय है। और इस पक्वाशय में आंत्र के साथ अलग अलग कोष्ठांग ऑर्गन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आंत्र यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आंत्र इज इक्वल टू पक्वाशय, विच इज नॉट। आई होप आपको ये संकल्पना समझ में आई होगी। और ये सारी संकल्पना समझने के लिए हमने क्या किया? तो हमने टीकाओं की मदद ली, हमने उस शब्द के बारे में थोड़ी और तहकीकात करने की कोशिश की, और इसके लिए हमें किसी भी बड़े संस्कृत की जरूरत नहीं लगी, किसी भी बहुत क्लिष्ट सिद्धांत की जरूरत नहीं लगी। ये हम सिर्फ मूल ग्रंथ और टीकाओं की मदद से कर पाए। यही मुझे आप तक कन्वे करने का मेरा प्रयोजन है। उसके आगे जाएंगे। अभी पक्वाशय मूल स्थान है, इसका क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है वो भी आपको सर्वांग सुंदरा टीका कहती है। जो पंक्ति मैंने अंडरलाइन की है वो देखिए। अतः एव वाते बस्ती उपक्रम प्रधान उक्त मूलापकर्षणात्। क्या है मतलब इस पंक्ति का? अतः एव मतलब क्या? इसीलिए, देयरफॉर। जो हमने अभी तक एक्सप्लेनेशन देखा पक्वाशय का, क्या देखा हमने? तो पक्वाशय ये वात का विशेष स्थान है। पक्वाशय इज अ स्पेशल लोकेशन फॉर वात। इसीलिए, इसी वजह से देयरफॉर वाते, वात में सप्तमी विभक्ति आ गई वापिस। सप्तमी विभक्ति का मतलब क्या देखा था हमने थोड़ी देर पहले? तो इसी लोकेशन मतलब क्या? वात में बस्ती उपक्रम ये क्या है? प्रधान है, मुख्य है। क्यों? उसके पहले जो एक संज्ञा है वो देखेंगे, प्रधान उक्त। उक्त मतलब क्या? कहा गया है। ये भूतकालवाचक क्रियापद है। इट इज अ वर्ब विच इंडिकेट्स पास्ट टेंस। वात का उपक्रम, प्रधान उपक्रम बस्ती है, ये इसके पहले कहा गया है, ऐसा यहाँ पे सर्वांग सुंदरा टीका कहती है। इसके पहले मतलब कहाँ पे? तो अष्टांग हृदय सूत्रस्थान के पहले अध्याय में। बस्तिर विलेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु, ये जो श्रेष्ठ चिकित्साएं दोषों की कही गई हैं, वहां पे श्रेष्ठ जो शोधन चिकित्साएं हैं उसमें वात की श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा बस्ती है। इसका जिक्र पहले ही अध्याय में आता है। लेकिन वात की प्रधान चिकित्सा बस्ती क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सर्वांग सुंदरा टीका हमारे लिए करती है। व्हाई इज इट सो? तो मूलापकर्षणात्, यहाँ पे दो संज्ञाएं हैं। मूल, अपकर्षणात् मतलब क्या? तो मूल मतलब जड़े या रूट्स, और अपकर्षण मतलब दूर करना, निकाल देना, टू अपरूट या टू रिमूव।
हमने अभी तक जो देखा कि पक्वाशय ये वात का विशेष स्थान है। मतलब क्या देखा? तो आप आपके घर पे रहते हैं, आपके घर में 2, 3, 4 रूम्स होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी खुद की अलग ऐसे बेडरूम हो सकती है। पूरा घर भी आपका होता है, लेकिन आपके बेडरूम आपकी अपनी होती है। वैसे ही वात के तो बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन वात का जो हक का विशेष स्पेशल लोकेशन है वो क्या है? जहाँ पे उसकी जड़ें हैं वो है पक्वाशय। और अगर हम उसके जड़ों पे काम करें, अगर वात बड़ा हो तो अगर हमें वात को जड़ से उखाड़ना है तो उसकी जड़ें जिस स्थान पे है वहां पे काम करना पड़ेगा। और बस्ती उपक्रम ऐसा उपक्रम है जो इन जड़ों पे काम करता है, क्योंकि बस्ती का प्रवेश पक्वाशय में होता है। और इसीलिए पक्वाशय वात का विशेष स्थान होने की वजह से बस्ती चिकित्सा वात का मुख्य उपक्रम है, क्योंकि उस स्थान में मानो वात की जड़ें होती हैं। तो हमने शुरू कहां से किया था? पक्वाशय ये वात का एक विशेष स्थान है। फिर हमने पक्वाशय के बारे में जानकारी ली टीकाओं की मदद से। फिर हमने पक्वाशय और वात और इसीलिए उसके साथ बस्ती का संबंध जोड़ा, और इसलिए हम ये समझ पाए कि बस्ती ये वात की प्रधान चिकित्सा क्यों है। तो ये सारा तर्क हम कर पाए बिना किसी बड़े कष्ट के। किसके बलबूते पे? तो मूल ग्रंथ, उसके नीचे दी गई हुई टीकाएं। और इतने से सूत्र में से इतना बड़ा अर्थ मीनिंग हम निकाल पाए। ऑल द क्रेडिट्स टू द टीका। दैट इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी कॉमेंट्री, एनी टीका, कि वो किसी भी संकल्पना को तर्क के हिसाब से लॉजिकली एक्सप्लेन करने की बहुत बार कोशिश करते हैं, और वो लॉजिक हम सब समझ पाते हैं। तो ऐसे लॉजिक बिल्ड करने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है, और फिर हम ये लॉजिक अलग अलग जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सेम लॉजिक इस्तेमाल करके वात के अन्य स्थानों का भी उपक्रम में महत्व कैसे समझ पाए, ये हम हमारे सेशन के आखिर में देखने वाले हैं। तो ये देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और इतर स्थानों की तरफ जाते हैं। अभी बाकी स्थान कौन से रहे उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ये जो टीका का अंश है वो आयुर्वेद रसायन टीका है। उसमें जो मैंने अंडरलाइन की हुई पंक्ति है, कटी मतलब क्या? तो कटी मतलब श्रोणी, मतलब लोअर बैक। उसके बाद शक्ति मतलब क्या? अभी ऐसा होता है कि बहुत बार कुछ विशिष्ट परिभाषाएं होती हैं, वो थोड़ी सी हम दुर्लक्षित होती है हमसे। हम उनको एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक लोकेटेड है शरीर में वो कह नहीं पाते, क्योंकि हम बहुत बार उसके मूलभूत अर्थ तक पहुंचने में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ पे ढूंढे। तो ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें उसके मीनिंग्स मिलते हैं। क्या बोला है आयुर्वेद रसायन टीका ने? तो वंक्षणादि अंगुष्ठान्तम। शक्ति कहाँ से कहाँ तक है? वंक्षणादि। आदि मतलब शुरू, अंत मतलब एंड। उसका खत्म कहाँ पर होता है शक्ति? तो शुरू होती है वंक्षण से, खत्म होती है अंगुष्ठ तक। माने क्या? तो फ्रॉम ग्रोइन टू ग्रेट टो, मतलब पूरा पैर यहाँ पे शक्ति से निर्दिष्ट है। सो द लेग स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रोइन टिल द टिप ऑफ ग्रेट टो इज कंसिडर्ड एज शक्ति। और इसका मतलब दोनों पैर ये हमारे हिसाब से वात के स्थान है। उसके आगे श्रोत्र माने क्या? कर्ण, ईयर्स, और स्पर्शनेन्द्रिय मतलब त्वक, स्किन। तो ये सारे मतलब हमें आयुर्वेद रसायन टीका में देखने के लिए मिलते हैं। अभी हमने जो इसके पहले बस्ती का लॉजिक एस्टैब्लिश करने की टीका के द्वारा कोशिश की, उसी तरीके से इन स्थानों का कोई क्लिनिकल अप्लाइड रिलेवेंस हम ढूंढने की कोशिश कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे। तो इन स्थानों का चिकित्सीय महत्व हम देखना चाहेंगे। अभी इसके बाद कटी। कटी नाम का अलग अवयव कहाँ है ये यहाँ पे समझ लीजिए।
आप अगर इंग्लिश में देखने के लिए जाएं तो कटी के लिए कोई स्पेसिफिक टर्म हमें मिलती नहीं है। गर्दन से लेके कमर तक उसको पूरा बैक बोलते हैं, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, ऐसे उसकी क्लासिफिकेशन है। लेकिन अगर हम हमारी संहिताएं पढ़े तो उसमें जगह जगह पे कटी, पृष्ठ ऐसे अलग अलग संज्ञाएं देखने के लिए मिलती है। इसका मतलब ये ग्रंथकार ऐसा कब करते हैं, जब उस विशिष्ट अवयव के लिए कुछ विशिष्ट निदान और चिकित्सा करना ये कभी कभी जरूरी होता है। तो कटी इस अवयव पे कार्य करने के लिए विशिष्ट द्रव्यों का उल्लेख है। अगर मैं आप कहूं तो शायद आप चौंक जाएंगे, लेकिन इसके संदर्भ हमें अष्टांग हृदय, संग्रह इसमें आसानी के देखने के लिए मिलते हैं। कौन सा द्रव्य है? फॉर एग्जाम्पल एरंड तेल। अगर आप एरंड तेल का श्लोक ढूंढने की कोशिश करो, ये आपके लिए एक होमवर्क मान लो आप, कि आप अष्टांग हृदय या संग्रह में से एरंड तेल के गुण ढूंढने की कोशिश करो। वहां पे आपको कटी में अगर रुझा हो, कटी में अगर शोफ हो, तो एरंड तेल देने का जिक्र मिलेगा। उसके साथ साथ अष्टांग संग्रह में चक्रमर्द, बाकुची ऐसे वनस्पतियों के फलश्रुति में, उनके यूजेस में कटिगतवात इस तरीके की फलश्रुति देखने के लिए मिलती है। मतलब हम इस संकल्पना को गामित्व, एफिनिटी ऐसा कहते हैं। विशिष्ट वनस्पतियां शरीर में विशिष्ट अवयव पे बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत रेडिली जाती है। तो अगर विशिष्ट स्थान तक पहुंच के मानो हमें वातशमन चिकित्सा करनी है, लेकिन वातशमन चिकित्सा करने के लिए वात कहाँ पे है ये देखना जरूरी है। जैसे हमने देखा कि दोष भेदी अध्यय देख रहे हैं, तो पक्वाशय में वात, अस्थि में वात है, त्वचा में वात है, श्रोत्र में वात है। तो सारे जगहों के वात शमन के लिए करने के लिए एक ही द्रव्य उतना ही एफिशिएंट होगा क्या? नहीं। तो कान में जो वात है उसका शमन करने के लिए कोई अलग दवाई ज्यादा इफेक्टिव होगी। जो अस्थिगत वात है, जो कटिगत वात है, जो पक्वाशयगत वात है, इसके लिए अलग अलग वातज्ञ दवाइयां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह संकल्पना, यह बहुत ही सुंदर संकल्पना आयुर्वेद का मानो स्ट्रेंथ है। और इसको समझना हो तो हमें इसके स्थान समझने होते हैं, और उन स्थानों पे जाके वात शमन करने की काबिलियत, एबिलिटी होने वाले द्रव्य फिर हम ढूंढ सकेंगे। ऐसे द्रव्य कटी के लिए कौन से हैं, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं। ऐसे और बहुत सारे द्रव्य आप ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे विशिष्ट द्रव्य अगर आपको पता हो तो आप सिंपल जो प्रेजेंटेशंस आपके पास श्रवण लेके आते हैं उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक द्रव्यों का सिलेक्शन कर पाएंगे। उसके साथ साथ कटी ये वातस्थान होने के वजह से कटी संबंध अवस्थाओं में बस्ती चिकित्सा उपयुक्त होने वाली है, ये लॉजिक हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर बस्ती ये वात की प्रधान चिकित्सा है, तो वात के जो स्थान है वहां पे काम करने के लिए भी हम बस्ती के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। और व्यवहार में भी ये देखने के लिए मिलता है कि जब भी कटिरुजा ये देखने के लिए मिलती है तो बहुत बार बस्ती चिकित्सा ये बहुत कम काल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें दे सकती है। इसके बाद श्रोत्र, हमें सबको पता है कि कान अभ्यंगम आचरित नित्यम, ये सूत्र अष्टांग हृदय सूत्र स्थान दिनचर्या अध्याय में आता है कि अभ्यंग को नित्य मानो रोजाना करना है। लेकिन उसमें भी इन तीन जगहों पे अभ्यंग आप जरूर लक्ष्य पूर्वक करो, फोकस के साथ करो, स्पेशली करो। कौन से 3 स्थान है ये? शिर, श्रवण और पाद। तो इसमें श्रवण मतलब श्रोत्र, इसका इंक्लूजन किया है। क्यों? तो हमें सबको पता है कि श्रोत्र, कर्ण, ये क्या है? ये शब्द इस आकाश महाभूत के गुण के ग्रहण करने का इंद्रिय और इंद्रिय अधिष्ठान है। और आकाश और वायु इन महाभूतों से वात दोष बनता है। और हम रोजाना सतत कंटिन्यूअसली हम श्रोत्रेंद्रिय का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो यह इंद्रिय जल्दी रुक्ष हो सकता है, वहां पे वात प्रकोप कंपैरेटिवली जल्दी हो सकता है। तो हमें इसको ल्यूब्रिकेटेड रखना, स्निग्ध रखना, ये बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब श्रोत्र ये वात का स्थान है, उसमें भी रोजाना शब्द ग्रहण
वॉइस, नॉइस, साउंड परसीव करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे रोगशय जल्दी आना ये बहुत ऑब्वियस बात है। तो इसीलिए वहाँ पे तैल, ऑयल का संस्कार करना ये बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए वहाँ पे अभ्यंग विशेष रूप से करना ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए कर्णपूर्ण ये स्वस्थ वृत्त में भी कहा गया है। अगर आप सुश्रुत संहिता देखो, वहाँ पे तो कर्णपूर्ण के क्या बोल है फलश्रुति, हनु मन्या शिर कर्ण शूलग्नम। तो सिर्फ कान का नहीं, तो हनु संधि, मन्या, शिर, इन सारे अलग अलग जगहों का भी अगर शूल हो तो वो कम करने की क्षमता कर्णपूर्ण उपकरण रखता है। तो केवल श्रोत्र ये वात का स्थान है। इस लिंक के आधार पर हम हमारा तर्क करके कर्णपूर्ण का फंक्शनिंग, कार्मुकत्व समझ सकते हैं, उसके हम यूटिलिटी समझ सकते हैं, दोनों में, स्वस्थ वृत्त में भी और चिकित्सा में भी। तो जैसे हमने देखा कि श्रोत्र ये वात का स्थान है, उसमें भी आकाश महाभूत प्राधान्य है, और इसीलिए वहाँ पे स्निग्ध गुण रखना ये बहुत जरूरी है, और इसीलिए वहाँ पे अभ्यंग और विशेष रूप से कर्णपूर्ण करना ये बहुत जरूरी है। ये हुआ श्रोत्र के बारे में। फिर अस्थि, अस्थि विकृति में भी बस्ती चिकित्सा का महत्व ये बहुत ज्यादा है, ये हमें सबको पता है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक छोटी छोटी चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब हम अस्थि के बारे में सोचते हैं तो दो गलतियां करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि हम अस्थि सोचते हैं तो हमारे सामने सिर्फ बोन्स इतना ही आता है। लेकिन अगर आप याद करें तो अस्थियों के प्रकार हमने हमारे प्रथम वर्ष में जरूर सीखे होंगे। उसमें किन किन और चीजों का समावेश होता है जिनको हम तृणास्थि कहते हैं। तृणास्थि मतलब जिनको हम आज की परिभाषा में कार्टिलेजेस कह सकते हैं। उसके साथ साथ रुचकास्थि आते हैं। रुचकास्थि मतलब क्या, तो हमारे दांत, टीथ। तो हम सोचते भी नहीं है कि दांत या अस्थि ही है। और अगर माफ कीजिएगा, अस्थि विकृति में बस्ती चिकित्सा का महत्व अत्यधिक है। और अगर अस्थि में दांत, अस्थि में तृणास्थि, इनका भी समावेश होता है तो इनकी विकृतियों में भी हम बस्ती के बारे में सोच सकते हैं। इतना बड़ा अर्थ विस्तार हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ विशेष रूप से दूसरी जो चीज है, अस्थि क्षय में तिक्त द्रव्यों से सिद्ध क्षीर तथा घृत का समावेश करके बस्ती का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा स्पष्ट उल्लेख अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11वें अध्याय में देखने के लिए मिलता है। और बहुत सारे वैद्य इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके जिनमें कद या हाइट बढ़ाना संभव है उनमें एफर्ट्स के तौर पे कोशिश करने के लिए बस्ती चिकित्सा और विशेषतः तिक्त द्रव्यों से सिद्ध क्षीर या घृत युक्त बस्ती का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, और उससे हमें मोटिवेशनल रिजल्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इतने बड़े रिजल्ट्स को लाने के लिए इतनी छोटी संकल्पना का हम एलेबोरेशन कर सकते हैं। ये यहाँ पे बात आप अपने जहन में पक्की बैठाने की कोशिश कीजिएगा। और एक बात है कि अस्थि क्षय जब भी देखने के लिए जाते हैं तो हमारे तरीके से क्या करते हैं, जब भी कोई रिपोर्ट लेके आता है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपकी बोन डेंसिटी कम है, तो हम उसको इमीडिएटली अस्थि क्षय का लेवल दे देते हैं। और मॉडर्न में उसका सॉल्यूशन कैल्शियम है, इसलिए हम हमारे पास जो भी सो कॉल्ड कैल्शियम कंपाउंड्स हैं, फिर वो कुक्कुट भस्म होगा या सुधा वर्ग के भस्म होंगे, वो देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये जानो कि ये हमारे मूलभूत सिद्धांतों से मैच नहीं कर पाता, क्योंकि हम अस्थि को सिर्फ कैल्शियम से बना हुआ कोई तो स्ट्रक्चर है ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। इवन आप अगर मॉडर्न में देखने के लिए जाएं तो हमेशा बोन डिजेनरेशन हुआ तो सिर्फ उसके लिए कैल्शियम ही सॉल्यूशन है का, बिल्कुल नहीं। तो हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। इसीलिए पहले हमें हमारे परिभाषा में अस्थि को देखना ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए अगर सामने वाला रुग्ण बोन डेंसिटी कम है या बोन डिजेनरेशन है ऐसा लेके आए तो उसको इमीडिएटली अस्थि क्षय लेबल करना ये गलत बात है। हमें पहले देखना है कि अस्थि क्षय के लक्षण कौन से हैं,
वो स्वप्न में देख रहे हैं क्या? अगर आप देखें तो जब वो कोई भी आपके पास रिपोर्ट लेके आता है तो बोन डिजनरेशन इतनी बात कहता है, लेकिन हमारे इसमें क्या कहा है कि अस्थि और अस्थि के साथ अस्थि के अंदर भीतर मज्जा भी आश्रित होती है। और अगर आप मज्जाक्षय का लक्षण देखने के लिए जाए तो क्या कहा है? अस्नाम मज्जनि सौशीर्यम। सुशीरता मतलब पोरसनेस, मतलब क्या कि जहाँ पे उसकी जो सौशीर्य है वो बढ़ता है, जो उसमें बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म स्रोत होते हैं, सूक्ष्म चैनल्स होते हैं जिनके अंदर मज्जा खुद का पूर्ण काम करती है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में बोन्सर हैंडल किया होगा या अपने अभी हड्डियां देखी होंगी तो उसमें बहुत सारे छोटी छोटी स्पेसेस होती है, उसके अंदर मज्जा होती है। और इसीलिए अस्थि क्षय के साथ बहुत बार हमें मज्जाक्षय के बारे में सोचना पड़ता है और मज्जाक्षय की चिकित्सा और अलग तरीके से करनी पड़ती है। सो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम ये अस्थि मज्जाक्षय का है। कहने की बात क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो अस्थि को आयुर्वेदीय तरीके से देखने की कोशिश करो। उसमें तरुणास्थि, रुचकास्थि, मतलब आज की परिभाषा में टीथ, कार्टिलेजेस, इनका भी समावेश होता है। और इसीलिए आप अस्थि को देखने के बाद अस्थि क्षय, अस्थि वृद्धि के लक्षण पढ़ो, और अगर आपको लगे कि वो अस्थि क्षय और अस्थि वृद्धि इनमें बैठ रहा है तो फिर आप उसकी चिकित्सा करने की गुंजाइश करना। तो ये अस्थि के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे हमने देखा। उसके बाद स्पर्शनेंद्रिय मतलब क्या? तो स्पर्श इस अर्थ को ग्रहण करने वाला इंद्रिय। इस इंद्रिय का अधिष्ठान कौन सा है? तो त्वचा। सो हमारी जो बाह्य त्वचा है जिसको हम व्यवहार में स्किन कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल हम रोजाना कंटिन्यूसली करते रहते हैं, तो इसका वेर एंड टेयर भी होते रहता है। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें उतना वहाँ पे वात प्रकोप होने की संभावना ज़्यादा होने वाली है। सेम लाइंस और श्रोत्र में देखा हमने उसी तरीके से। तो यहाँ पे भी त्वचा का नित्य स्नेहन बहुत ज़रूरी है, तो वात प्रकोप हम रोजाना होने से बच सकते हैं। और इसीलिए स्वस्थ वृत्त में अभ्यंग नित्य करना ये बहुत ज़रूरी बात कही गई है। तो अभी वापिस जिस सूत्र से हमने शुरुआत की थी, पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रास्थि स्पर्शनेन्द्रियम, इस सूत्र में जब हमने अर्थ देखा था तो ये सारे वात के स्थान है, इतनी चीज देखी थी। लेकिन अब टीकाओं की मदद से और जो तर्क हमने टीकाओं के आधार से किया, उस तर्क को ही, उस लॉजिक को ही आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने इसका चिकित्सीय महत्व, एप्लीकेशन इन द ट्रीटमेंट भी देखा, और इसी सूत्र को हम इतने बड़े स्पेक्ट्रम में देख पाए। तो अगर हमें हमारी जर्नी ये सिर्फ लिटरल मीनिंग से एप्लाइड एस्पेक्ट तक करनी है तो हमें हर एक सूत्र इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। हर सूत्र हम इसी डेप्थ से आज पढ़ पाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ सूत्र ये थोड़े ज़्यादा मुश्किल होते हैं, कुछ पेचीदे होते हैं, लेकिन कोशिश करना या हमें आज से शुरू करना होगा तो हम आज से कल से परसों अधिकाधिक अर्थ को जान पाएंगे, उसका विस्तार कर पाएंगे, उसका इस्तेमाल हम चिकित्सा में कर पाएंगे। और इसीलिए ये सब करने की पहल हम आज से शुरू कर रहे हैं। ये सब क्यों करना है? तो ये जो जैसे हमने इस अध्ययन के सत्र में पहले अष्टांग हृदय सूत्रस्थान पहले अध्याय का सूत्र देखा था, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः, और उसके बाद ये सारी चर्चा हमने की। इसके बाद इस चर्चा के अंत में मैं आपको आयुर्वेद अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 40वां अध्याय, मतलब आखिरी वाला अध्याय, उसमें जो सूत्र दिया है उसका जिक्र यहाँ पे करता हूँ कि ये सब आयुर्वेद की पढ़ाई करने का फल वैद्य को क्या मिलेगा। ये सब पढ़ाई करना, इस पढ़ाई के द्वारा चिकित्सा करना, चिकित्सा से रुग्ण को ठीक करना, जो रोग स्वस्थ है उनको स्वस्थ ही रखना, ये सब करके वैद्य का प्राप्त क्या होने वाला है? तो दीर्घ जीवितम आरोग्यम धर्मम अर्थम सुखम यशः, इन सारी चीजों की प्राप्ति हम कर सकेंगे। कब कर सकेंगे? किसी भी तरीके से पढ़ के, किसी भी तरीके से व्यवहार करके मिलेगा का नहीं,
उसका भी एक तरीका है, किसी भी तरीके से करके नहीं मिलता। उसका तरीका क्या कहा है? पाठ अवबोध अनुष्ठान ही अधिगच्छति अतध्रुवम्। हमें उसको पाठ अवबोध अनुष्ठान इन 3 स्टेजेस में पढ़ना और व्यवहार करना बहुत जरूरी है। ये कौन सी स्टेजेस है? तो पाठ मतलब क्या? टू रीड एंड मेमोराइज। अवबोध मतलब क्या? टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्टेम्पलेट। और अनुष्ठान मतलब क्या? तो ये पाठ और अवबोध करने के बाद उसको धातु साम्य क्रिया के प्रति अप्लाई करना। मतलब क्या? टू यूज दिस बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। लेकिन ये सीक्वेंस, ये क्रम बहुत जरूरी है। और हम ये जो सारी चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा फोकस किस पे है? तो ये सेकंड स्टेज पे है, अवबोध पे है, टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्टेम्पलेट। और हम जितने ज्यादा एफर्ट्स यहाँ पे साथ में लगाएंगे, उतना अच्छा रिफ्लेक्शन हमें अनुष्ठान में मिलेगा टू अप्लाई फॉर धातु साम्य क्रिया। सो आई होप एट द एंड ऑफ दिस सेशन हमने शुरू जहां से किया था और अंत जहां से किया, इसमें हमारी अवबोध करने की क्षमता में वृद्धि बिल्कुल हुई होगी। इसी तरीके से कुछ और अध्ययन सत्रों का अरेंज करने की कोशिश में इस प्लेटफॉर्म पे जरूर करूँगा।